हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए आप सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है। फिर हर एक टॉपिक को 2-3 बार रिवीजन करना होता है। उसके बाद आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने होते हैं। अगर आपने ये तीनों काम कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपके मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। पास होने की टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी, पास तो आप हो ही जाएंगे अगर ये तीनों काम कर लेंगे। क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेपर में से ही आता है मोस्टली क्वेश्चन पेपर। एक तो प्रीवियस एग्जाम पेपर में से आपका ये पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं हमारा। और ना बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, हर साल पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वो भी आपको पता चल जाते हैं। नहीं तो पैटर्न तो सेम होता ही है। जो आप देखेंगे पिछले से पिछले साल वाला पेपर देखेंगे तो जो आपका लास्ट ईयर वाला पेपर होगा वो उससे पहले वाले साल से पेपर से बहुत मैच कर रहा होगा। ऐसे ही आप जैसे आप 5 साल के पेपर कर लीजिए पिछले, तो आपको मतलब ये मान लीजिए 80 से 90% आपको वही का वही मिल जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न। और कोई कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट भी आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला पेपर शुरू करते हैं दिसंबर 2023 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का। प्रीवियस ईयर पेपर में बीसीए के सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपके 5 क्वेश्चन कंटेन करता है, 3-3 नंबर के। सेक्शन बी आपका 7.5-7 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं जिसमें से हमें। ऐसी सेक्शन सी में 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड। इसका आंसर हमें शॉर्ट में लिखना होता है सेक्शन ए वाला, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा ही आंसर होता है। 75 वर्ड इसकी लिमिट होती है। मान लीजिए एक आधे पेज से एक पेज तक आ जाना चाहिए हमारा ये आंसर, सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर। तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस that all consumer in market are willing and able to purchase at various price during a specific time period. It is combined demand of every individual consumer in the market factor like consumer income preferences and the price of related goods affect market demand. Understanding market demand helps businesses decide on production level and pricing. मार्केट डिमांड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वो कुल मात्रा जो सभी ग्राहक एक मार्केट में अलग अलग दामों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं एक निर्धारित समय में। ये अलग अलग ग्राहकों की कंबाइंड डिमांड होती है। ग्राहकों की इनकम, पसंद और किसी रिलेटेड प्रोडक्ट के दाम जैसी चीजें मार्केट में डिमांड को प्रभावित करती हैं। मार्केट डिमांड को समझने से बिजनेसेस को प्रोडक्शन और प्राइसिंग का फैसला लेने में मदद मिलती है। जैसे अगर एक फोन ब्रांड 20,000 के प्राइस पर अपना मॉडल लॉन्च करता है और लोग उस प्राइस पर उस फोन को लेना चाहते हैं, तो वो उस फोन की मार्केट में डिमांड है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेंस दैट डू नॉट चार्ज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। These costs remain constant regardless of how much a business produces. Example include rent, salaries, and insurance. Unlike variable cost, which vary with the production volume, fixed costs are incur even if the businesses produce nothing. Managing fixed cost is essential for profitability, especially during low production of period. Fixed cost क्या है? ये वो खर्च होता है जो प्रोडक्शन या सेल के लेवल के साथ बढ़ता नहीं है। ये खर्चे लगातार वही रहते हैं चाहे बिजनेस कितना भी प्रोड्यूस करे। इसमें रेंट, सैलरी और इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल होती है। वेरिएबल कॉस्ट के विपरीत फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन ना होने पर भी लगातार बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है उसको मैनेज करना प्रॉफिटेबल रहने के लिए जरूरी है, खासकर जब प्रोडक्शन कम हो। एग्जाम्पल जैसे एक कंपनी का फैक्ट्री का किराया 50,000 रुपए है, चाहे वो कुछ भी बनाए या ना बनाए, वो किराया हर महीने देना ही पड़ेगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल अकर व्हेन ए बिजनेस reduce its production cost by increasing its output. As production expands, cost per unit typically
due to factor like bulk purchasing, efficient use of resources, and spreading fixed cost over more units. This advantage allows larger company to be more competitive as they can offer products at lower prices. Economic of scale plays significant role in industries with high fixed cost. इकोनॉमिक ऑफ स्केल तब होता है जब एक बिजनेस अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी कॉस्ट पर यूनिट कम कर सकता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट पर यूनिट घट जाती है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हैं। बड़ी कंपनीज इसे इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को कम दाम पर बेच सकती है और मार्केट में कंपिटिटिव रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री एक बार में 1000 यूनिट बनाती है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा जो उस फैक्ट्री को अपने प्राइस को मार्केट में कम रखने में मदद करेगा। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप कभी नॉर्मल दुकान से कोई सामान लेने जाए तो वो आपको महंगा मिलेगा एज कंपेयर टू अगर आप थोक की दुकान पे से उस सामान को ले। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस। In short run cost analysis, some input like labor can change while others like capital remain fixed. Cost in the short run are divided into fixed and variable cost. As production increase, variable cost also rise, but fixed cost remain the same. In short run average cost curve help firm determine the cost of producing different output level. This analysis is essential for short-term decision making in production. शॉर्ट रन कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस में कुछ इनपुट जैसे लेबर बढ़ सकते हैं लेकिन कुछ जैसे कैपिटल फिक्स रहते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं, फिक्स और वेरिएबल। जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है लेकिन फिक्स कॉस्ट वही रहते हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से फर्म को अलग अलग आउटपुट लेवल का कॉस्ट पता लगता है और ये शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में मददगार होता है। जैसे अगर एक कंपनी थोड़े समय के लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो उसके लेबर कॉस्ट बढ़ेंगे लेकिन फैक्ट्री का किराया वही रहेगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एफडीआई, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। Foreign direct investment is when a company or individual invest in foreign country by setting up operations or acquiring assets there like building factories. FDI involve direct control and a long-term interest. Foreign portfolio investment FPI. On the other hand, is when investor buy foreign security like stock and bonds. FPI does not involve control over the business. It's more about financial gain through investment. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई तब होता है जब एक कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन सेटअप करता है या एसेट एक्वायर करता है, जैसे कि एक फैक्ट्री बनाता है। एफडीआई में निवेशक के पास कंट्रोल और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई में इन्वेस्टर सिर्फ फॉरेन सिक्योरिटी स्टॉक और बॉन्ड में पैसे लगाता है बिना किसी बिजनेस को कंट्रोल करे। ये केवल फाइनेंशियल गेन के लिए होता है। एग्जांपल जैसे अगर एक इंडियन कंपनी चाइना में फैक्ट्री बनाती है तो वो एफडीआई है, लेकिन अगर वो सिर्फ चाइना की कंपनी के शेयर खरीदती है तो वो एफपीआई होगा। सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। ये साढ़े सात नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर TRIPS। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिप्स। TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, is an international legal framework under the WTO, World Trade Organization, aimed at establish minimum standard for intellectual property protection across member countries. The essential requirement for TRIPS include minimum standard of protection. TRIPS sets minimum standard for patent, copyright, trademarks, industries design, and geographical indication. Countries must adopt law that meet these basic criteria.
ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक संस्था है जो डब्ल्यूटीओ के अंदर आती है। ये एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रक्षा के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। ट्रिप्स के कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम सबसे पहला है, ट्रिप्स कहता है कि हर देश को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मिनिमम रक्षा करनी चाहिए। दूसरा कहता है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ट्रिप्स रिक्वायर मेंबर्स कंट्री टू हैव लीगल सिस्टम इन प्लेस टू एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इंक्लूड सिविल, क्रिमिनल एंड बॉर्डर इन्फोर्समेंट मेजर टू प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट। हर देश को ऐसे कानून होने चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फोर्स करे। अगर आप कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके लिए सजा होनी चाहिए और बॉर्डर पर भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। Dispute between countries related to intellectual property protection under TRIPS can be settled through the WTO dispute resolution process, ensuring compliance among member states. तीसरा पॉइंट इसका ये कहता है, अगर कोई देश ट्रिप्स के नियमों का पालन नहीं करता तो WTO को डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के थ्रू ये डिस्प्यूट सोल्व किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रोटेक्शन पीरियड। TRIPS set specific time limit for intellectual property right. For example, patents are protected for 20 years while copyright lasts the life of author plus 50 years. TRIPS play crucial role in promoting global trade by standardizing intellectual property protection and resolving dispute between countries. ट्रिप्स में पेटेंट के लिए 20 साल और कॉपीराइट के लिए ऑथर की लाइफ प्लस 50 साल की प्रोटेक्शन पीरियड दिया गया है। ट्रिप्स दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। हमारा सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन? थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। Several theories explain the causes of inflation. सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। This theory suggests that inflation occur when demand of goods and service exceed supply. When demand increase significantly, business raise prices to balance the demand supply gap, leading to inflation. इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है कि किसी इकोनॉमी में माल और सर्विस का प्राइस जनरल इंक्रीज हो जाना। इन्फ्लेशन को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले थ्योरी है हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर ज्यादा लोग एक ही माल खरीदना चाह रहे हैं लेकिन माल कम है तो सेलर्स प्राइस बढ़ा देते हैं। तीसरी थ्योरी है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड by an increasing in cost of production such as raw material, labor or energy. When production cost rises, business increase price to maintain profit margin, resulting in inflation. Cost push inflation, इस थ्योरी ये कहती है कि इन्फ्लेशन तब होता है जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर रॉ मटेरियल या वर्कर की वेजेस महंगी हो जाए तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि वो अपने खर्च को कवर कर सके। तीसरी थ्योरी है मॉनेटरी थ्योरी। दिस थ्योरी पोस्ट एस इन्फ्लेशन इज caused by an increase in the money supply in economy. If more money is circulating without an corresponding increase in goods and service, it lead to an increase in prices. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाता है लेकिन माल और सर्विस का सप्लाई उतना नहीं बढ़ता। इससे ज्यादा पैसा कम माल के लिए भटकने लगता है जिससे प्राइस बढ़ जाती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन।
This theory suggests that inflation can arise from structural factors in economy, such as changes in technology or shifts in economic sector. These changes can create supply bottleneck and increase prices. Inflation is influenced by the both demand and supply factor. It can be controlled through monetary policy, fiscal policy, and other economic measures. ये जो फोर्थ थ्योरी है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव के कारण भी इन्फ्लेशन हो सकता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर का बदलना। इन्फ्लेशन पैसे की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रेगुलेट करना पड़ता है या प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। हमारा सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, perfect competition is an ideal market structure characterized by following features like large number of sellers and buyers. In a perfectly competitive market there are many sellers and buyers, so no single entry influence the price. This ensure a level of playing field. परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर और बायर होते हैं, इसलिए कोई भी सेलर या बायर प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, सबको मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, दिस गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय ऑल फर्म इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर आइडेंटिकल, मीनिंग देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर चूज बेस्ड ऑन द प्राइस रेदर देन प्रोडक्ट फीचर्स। मार्केट में जो भी माल बेचा जाता है वो सब सेम होता है, जैसे सब पैकेट्स और साल्ट एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। These are freedom of entry and exit. Firm can freely enter and exit in the market without facing significant barrier. This leads to a high level of competition and ensure that firms cannot sustain abnormal profit in the long run. फर्म को मार्केट में बिना किसी रोक टोक के एंटर या एग्जिट करने की आजादी होती है। अगर कोई फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो नए फर्म एंटर कर सकते हैं, अगर कोई फर्म लॉस में है तो वो एग्जिट भी कर सकती है। परफेक्ट नॉलेज, all buyer and seller have complete knowledge about pricing, product and market condition. This ensures that no firm can charge higher price than the market rate. All consumer will immediately switch to other sellers. सब बायर्स और सेलर्स के पास पूरी जानकारी होती है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, इसलिए कोई सेलर हाई प्राइस पर चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर तुरंत दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। प्राइस टेकर, firm in perfectly competitive market are price taker, meaning they accept the market price as given as cannot influence it. They adjust their supply according to the prevailing price. In a perfectly competitive market, efficiency is maximized and consumer get the best price for identical goods. तो फोर्थ है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर्स होती है। इसका मतलब है कि वो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं और उससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इफिशिएंसी और कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस मिलता है। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन बी तो खत्म होता है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है। 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब मनी रियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मनी कॉस्ट रेफर टू एक्चुअल एक्सपेंसेस incurred by a firm in the process of production, which include the payments made for inputs such as raw material, labor and other resources. This is monetary expenditure required to the produce goods and services. In simple terms, it is the amount of money spent on various factors like production, like wages of worker, rent for machinery or land, and cost of raw materials. For example,
If a company making chairs, the money cost would include the cost of wood raw material, wages for the worker making chairs, rent for the space where the chairs are manufactured, the cost of machinery used for production. The total money cost is simply the sum of all these expenses. It's crucial for a firm to calculate the money cost accurately to determine the price at which sells the produce and whether it's making a profit. मनी कॉस्ट का मतलब वो एक्चुअल खर्च है जो कंपनी को प्रोडक्शन करते वक्त होता है। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर के खर्च और दूसरे रिसोर्सेस का पैसा शामिल होता है। सीधे तरीके से ये वो पैसा है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी कुर्सियां बना रही है तो उसके मनी कॉस्ट में ये चीजें आती हैं। लकड़ी का खर्च जो रॉ मटेरियल कुर्सियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, काम करने वाले वर्कर्स की वेजेस, जितने भी वर्कर कुर्सियां बनाने में काम करते हैं उनकी सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, जहां पर कुर्सियां बन रही हैं उस जगह का किराया, मशीनरी का खर्च, जो मशीन कुर्सियां बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं उनका मेंटेनेंस और खर्च। इस तरह मनी कॉस्ट में सभी चीजों का पैसा शामिल होता है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। अगर कंपनी अपने टोटल मनी कॉस्ट का हिसाब नहीं रखेगी तो उसे ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें अपना प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहिए ताकि उन्हें मुनाफा हो। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Real costs refer to the actual sacrifice or efforts involved in the production of goods or services, which include not just the money spent but also the value of resources used. Real costs are physical resources, time, efforts, and energy that go into produce a product. Unlike money cost, real cost takes into account the total use of resources, including human efforts and physical capital. For example, in a chair making company, the real cost includes the actual raw material used, wood, nails, the labor, time, efforts, worker, and the time spent by the company to produce the chair. If a person spent 5 hours to make a chair, the real cost includes those 5 hours of labor and energy that could have been used for something else. Real cost emphasize the use of physical resources and efforts involving the creating something. It gives a more comprehensive picture than just looking at monetary expenses. तो मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट में ये फर्क है। मनी में पैसा देखा जाता है, रियल कॉस्ट का मतलब है वो असली मेहनत, समय और रिसोर्सेज जो किसी चीज को बनाने में लगती है। ये सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि जो चीजें असली रूप में इस्तेमाल होती हैं उनका वैल्यू भी रियल कॉस्ट में शामिल होता है। जैसे अगर एक कंपनी कुर्सियां बना रही है तो रियल कॉस्ट में ये चीजें शामिल होंगी, लकड़ी और रॉ मटेरियल, ये तो पैसे के रूप में है लेकिन इसका असली उपयोग जो हो रहा है वो भी रियल कॉस्ट में आता है। वर्कर का टाइम और मेहनत, अगर एक वर्कर कुर्सी बनाने में 5 घंटे लगा रहा है तो वो 5 घंटे और टाइम और उसमें जो मेहनत लगी है वो रियल कॉस्ट है। फैक्ट्री का समय, फैक्ट्री को जो टाइम दिया जा रहा है वो भी रियल कॉस्ट का हिस्सा है क्योंकि फैक्ट्री का रेंट और मशीनरी का इस्तेमाल भी किसी चीज के लिए हो सकता था। रियल कॉस्ट ये समझाता है कि एक चीज को बनाने में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि काफी रिसोर्सेज और समय भी लगता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Opportunity cost refers to the cost of foregoing the next best alternative when making a decision. It's about what you give up when you choose one option over another. In production, opportunity cost refers to the value of next best alternative use of resources that could have been used for producing something else. For example, if a company spend time and resources making chairs and opportunity cost is value of the other product or services they could have made with the same resources. If they could have used the same labor and raw material to make tables, the opportunity cost of making chairs is the profit they could have earned from making table instead. In simple terms, opportunity cost help us understand that every choice involves
a trade-off, and when the resources are used for one product, the potential benefit from another product is lost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो है, वो लॉस जो हम एक ऑप्शन को चूज करते वक्त दूसरे ऑप्शन को छोड़ने की वजह से करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो जो दूसरी चीज हम बना सकते थे उसका फायदा हम खो देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी कुर्सी बना रही है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, अगर वही कंपनी उसी समय टेबल्स भी बना सकती थी तो कुर्सियां बनाने का डिसीजन लेने से जो उन्हें टेबल से मिल सकता था प्रॉफिट, वो लॉस हो गया। ये लॉस हम अपॉर्चुनिटी को ये इस लॉस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि हर डिसीजन के साथ एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर हम रिसोर्सेज जैसे वक्त और पैसे को एक चीज पर लगा रहे हैं तो दूसरी चीज का फायदा छोड़ना पड़ता है। इन समरी, मनी कॉस्ट द एक्चुअल मनी स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। मनी कॉस्ट ये वो पैसा है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर और रेंट। रियल कॉस्ट द टोटल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन इंक्लूड फिजिकल एफर्ट्स एंड टाइम। रियल कॉस्ट वो असली रिसोर्सेज, मेहनत और समय है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज foregone when choosing a particular option. These costs are important for firms to understand in order to make efficient production decision and maximize profit. ये वो लॉस है जो दूसरे ऑप्शन को चूज ना करके होता है। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट का फायदा छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी का, व्हाट आर द थीम्स ऑफ न्यू फिस्कल पॉलिसी। थीम्स ऑफ न्यू फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policies refer to the government action related taxation, government spending and borrowing that influence the economy. New fiscal policies are usually designed to address current economic challenge, stimulate growth, control inflation and improve overall economic stability. Some of the key themes of new fiscal policies are tax reform. One of the major themes of new fiscal policy is tax reform. Government often revise tax structure to improve efficiency, fairness, and compliance. Tax reforms may involve lower tax rates, reducing tax for individual or businesses to encourage spending and investment, broadening the tax base, expanding the types of goods, service, or people that are taxed, introducing progress taxes, higher taxes for those with higher income, ensuring fairness. For example, in some countries, the government may lower corporate tax to encourage businesses to invest and grow, or it may introduce new taxes on luxury goods to target wealthier individuals. राजकोषीय नीति वह नीति होती है जो सरकार द्वारा टैक्स, सरकारी खर्च और उधारी से संबंधित होती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना होता है। नई राजकोषीय नीतियों का उद्देश्य आमतौर पर मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को दूर करना होता है, वृद्धि को प्रोत्साहन करना, महंगाई पर नियंत्रण रखना और समृद्ध आर्थिक स्थिरता में सुधार करना होता है। नई राजकोषीय नीतियों के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। पहला है कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म। नई राजकोषीय नीति में सबसे प्रमुख विषय कर सुधार होता है। सरकारें अक्सर कर संरचनाओं में बदलाव करती हैं ताकि दक्षता, समानता और अनुपालन में सुधार हो सके। कर सुधार में शामिल हो सकते हैं कर दरों को घटाना, व्यक्ति व व्यवसाय के लिए कर दरें घटाकर खर्च और निवेश को बढ़ावा देना, कर आधार का विस्तार, उन वस्तुओं, सेवाओं या लोगों को टैक्स के दायरे में लाना जिन्हें पहले टैक्स नहीं लिया जाता था। कर प्रणाली, अधिक आय वाले लोगों पर अधिक कर लगाना ताकि समानता सुनिश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देशों में सरकार कॉर्पोरेट करों को घटाकर व्यवसाय को निवेश और विकास के लिए प्रोत्साहित करती है, या वह उच्चतम आय वाले व्यक्तियों पर विलासिताओं की वस्तुओं पर नए कर लगा सकती है। सेकेंड है पब्लिक स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट। New fiscal policy focus heavily on how people money is spent. Government often increase public spending during economic downturn to stimulate the economy. This may include infrastructure projects, roads, bridges, schools, and hospitals. Social programs, healthcare, education, unemployment benefit, stimulus package, direct financial assistance to business and citizen. For example, during a recession, the government might increase public spending on infrastructure to create jobs and stimulate economic growth. नई
सार्वजनिक खर्च और निवेश। नई राजकोषीय नीतियों में सार्वजनिक धन को के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारें अक्सर आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक खर्च बढ़ाती है ताकि अर्थव्यवस्था को उत्तेजना मिल सके। इसमें शामिल हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल, सामाजिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ते, प्रोत्साहन पैकेज, व्यवसाय और नागरिकों को सीधे वित्तीय सहायता। फॉर एग्जाम्पल, मंडी के दौरान सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ध्यान देती है सरकार, जिससे रोजगार सृजन होता है और आर्थिक विकास में मदद मिलती है। थर्ड, डेट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट बोरो मनी टू फंड प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट एक्सीड देयर इमीडिएट रेवेन्यू. Debt management is another theme in fiscal policy where government aim to control the level of public debt and ensure its sustainability. This may involve reducing fiscal deficits, cutting unnecessary spending, or increasing revenue to balance budget. Restructuring debt. Renegotiation terms to reduce the burden of debt payments. For example, a government may decide to borrow money for short-term needs but ensure it has a long-term plan to repay it without causing financial instability. डेट मैनेजमेंट। सरकार अपने खर्चे और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उधारी लेती है जब उसके पास तुरंत राजस्व नहीं होता। कर्ज प्रबंधन नई राजकोषीय नीतियों का एक अन्य प्रमुख विषय है, जिसमें सरकार सार्वजनिक कर्ज के स्तर को नियंत्रित करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसमें शामिल हो सकता है राजकोषीय घाटे को कम करना, अनावश्यक खर्चों को घटाना व राजस्व बढ़ाना ताकि बजट संतुलित हो सके। कर्ज पुनर्गठन, कर्ज के भुगतान की शर्तों को फिर से तय करना ताकि कर्ज का बोझ कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सरकार शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए उधारी ले सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास एक दीर्घकालिक योजना हो ताकि वह कर्ज बिना वित्तीय स्थिरता पैदा किए चुका सके। फोर्थ, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। A major theme of new fiscal policy is fostering long-term economic growth. This includes support for businesses, tax breaks, subsidies, and other incentives to help business grow and hire more workers. Investment in innovation, funding research and development (R&D) to drive technologies advancement and productivity improvement. Government may also create policy to attract foreign investment, improve export, and encourage entrepreneurship. प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। नई राजकोषीय नीतियां एक विशेष प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल हो सकते हैं व्यवसाय के लिए समर्थन, कर छूट, सब्सिडी व अन्य प्रोत्साहन ताकि व्यवसाय को बढ़ने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नवाचार में निवेश, अनुसंधान व विकास के लिए निवेश ताकि तकनीकी उन्नति और उत्पादकता में सुधार हो सके। सरकारें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए नीति बना सकती है। फिफ्थ है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट एडजस्ट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसीज टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई, गवर्नमेंट्स में reduce public spending to prevent the economy from overheating, increase taxes to reduce disposable income and curb excessive demand. This goal is to maintain a stable price level for goods and services, ensuring that money retain its value. Inflation control, महंगाई नियंत्रण राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारें महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए खर्च और कर नीतियों को समायोजित करती हैं। जब महंगाई बहुत अधिक होती है तो सरकारें निम्नलिखित कदम उठा सकती है। सार्वजनिक खर्च को कम करना ताकि अर्थव्यवस्था अत्यधिक गर्म न हो जाए। कर बढ़ावा ताकि उपभोक्ताओं की डिस्पोजल आय कम हो और अत्यधिक मांग को रोकने में मदद मिले। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को स्थिर रखना है ताकि पैसा अपनी वास्तविकता बनाए रखे। सोशल वेलफेयर, a key theme in fiscal policy is social welfare, where the government focus on improving the standard of living for its citizens. This may involve health program, ensuring affordable healthcare for all, education funding, making quality education accessible, poverty alleviation, programs that directly help low-income families, social welfare policies ensuring that economic growth benefit all sector of society, especially the vulnerable and marginal groups. सोशल वेलफेयर यानी कि नई राजकोषीय नीतियों का एक प्रमुख विषय सामाजिक कल्याण भी है,
जहां सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने पर ध्यान देती है। इसमें शामिल हो सकते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, शिक्षा में निवेश, गुणवत्ता शिक्षा को सुलभ बनाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो सीधे तौर पर निम्न आय वाले परिवारों की मदद करे। सामाजिक कल्याण नीतियां यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह तक पहुंचे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस अबाउट एक्जिम पॉलिसी इन डिटेल। एक्जिम पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। द एक्जिम पॉलिसी और export import policy is a government policy that regulates the export and imports of goods and services. This policy is important for a country international trade and aims to balance export and import to archive economic growth. Here is a detailed explanation of key features. एक्जिम नीति यानी कि निर्यात आयात नीति, यह सरकार की वह नीति होती है जो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है और आयात को कंट्रोल करना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्जिम पॉलिसी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्जिम पॉलिसी इज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड regulate the import of goods that might harm the domestic economy. It helps in increasing foreign exchange reserve by encouraging export. The country earns more foreign currency, improving trade balance. A favorable trade balance, more exports than imports. The economy boosting domestic industry. By exporting, more local industries get better opportunity to expand and become competitive globally. एक्जिम नीति के उद्देश्य, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। निर्यात को बढ़ाने से देश को अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। व्यापार संतुलन सुधारना, यह नीति व्यापार में संतुलन बनाने के लिए है ताकि आयात से ज्यादा निर्यात हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, जब देश वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करता है तो इससे घरेलू उद्योगों को भी मौके मिलते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकते हैं। की फीचर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, द पॉलिसी फोकस ऑन इंसेंटिवाइजिंग एक्सपोर्ट through various schemes like subsidies, tax exemptions, and exports credit to exporter. Import regulation, certain imports that are detrimental to the economy may be restricted or taxed heavily. Special economic zones, SEZs. The policy encourages setting up SEZs where business can exports goods with the fewer restrictions such as lower taxes or less red tape. Custom duty, the policy also aims to regulate the custom duties to make exports cheaper and imports more expensive, thereby encouraging local manufacturing. तो एक्जिम नीति की विशेषता क्या है? सबसे पहली है निर्यात को बढ़ावा देना। सरकार निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं जैसे टैक्स में छूट, सब्सिडी आदि देकर प्रोत्साहित करती है। दूसरा है आयात कंट्रोलिंग, ऐसे आयात जिनसे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है उन पर टैक्स लगाया जाता है और आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईजी, सरकार ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देती है जहां व्यवसाय को कम करों और नियमों के साथ निर्यात करने की सुविधाएं मिलती है। थर्ड है हमारा स्कीम अंडर एक्जिम पॉलिसी, MEIS. This scheme provides incentive for exporting certain goods to specific countries. Service exports from India scheme, SEIS. This is similar scheme aimed at promoting service exports, import substitution. A strategy where the government encourage domestic production of goods that are primarily imported to reduce reliance on foreign goods. Revised exim policy. This policy is regularly updated to keep pace with the changing
ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एंड न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। तो योजनाएं क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस योजना के तहत खास निर्यातक उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाता है। SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये योजनाओं यह योजना सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को प्रोत्साहन देती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यहां सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है ताकि देश को ज्यादा आयात ना करना पड़े। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Monopolistic competition is a market structure where many firms sell similar but not identical products. These firms have some degree of market power, meaning they can influence the price of their product, but they still face competition from other firms offering similar goods. To understand output determination in monopolistic competition, we need to look at how firms decide the quantity of goods to produce and the price at which they sell those goods. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी बाजार की स्थिति है जहां बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो एक जैसे लेकिन थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट बेचती हैं। यानी इन कंपनियों के प्रोडक्ट एक जैसे होते हुए थोड़े से अलग होते हैं। इस स्थिति में कंपनियां कुछ हद तक अपने उत्पाद की कीमत तय कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कंपनियों में आपस में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। की फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, many sellers, there are many firms in market, each producing a similar product but with slight differences. Example, brand product versus non brand product। यानी कि इस तरह की मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सिमिलर्स होते हैं लेकिन उसकी खासियत जो होती है थोड़ी थोड़ी अलग होती है, इस वजह से वो अपने प्राइस भी तय कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ईच फर्म्स ऑफर ए प्रोडक्ट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर्स एंड ब्रांडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे एप्पल का फोन है, सैमसंग का फोन है, दोनों बेच रहे हैं स्मार्टफोन और दोनों के फीचर्स भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है उसमें, तो ये हेल्प करता है उनको कंट्रोल प्राइस करने में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फर्म्स कैन इजिली एंटर और एग्जिट द मार्केट बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, उनको प्रॉफिट होना बंद हो जाता है तो वो मार्केट से एग्जिट ले सकती हैं, बाहर निकल सकती है। जैसे इंडिया में पहले बहुत सारी कंपनियां थी सिम की, टाटा था, टाटा डोकोमो, MTS था। अब कितनी रह रही हैं? अब केवल 3 रह रही हैं, क्योंकि इन तीनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, बाकी लॉस में चली गई तो उन्होंने अपने मार्केट से अपने कदम हटा लिए। तो यहाँ फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। Some price control, firms have some degree of price control due to product differentiation but still face competition। कंपनी के पास अपनी क्षमता होती है प्राइस तय करने की, लेकिन वो उसी हिसाब से प्राइस तय करते हैं, मतलब कंपटीशन होता है कंपनी में। मान लीजिए वीवो ओप्पो का फोन है, फीचर्स एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन मान ली वीवो ने ज्यादा प्राइस रख दिया तो फिर उनका फोन नहीं बिकेगा, दूसरी कंपनी ओप्पो का फोन खरीदेगी, जितने भी कस्टमर होंगे, तो इसलिए कंपटीशन रहता है बाजार में। आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन, in short run, a firm in monopolistic competition behaves similarly to a monopoly but with some differences due to competition. Here how output is determined। जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है उसमें आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले होता है डिमांड कर्व। ईच फर्म्स फेजेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, मीनिंग it can sell more unit at a lower price but it can sell an unlimited number at any price. The more differentiated their product is, the less elastic the demand curve, that is consumers are less sensitive to price changes for the product। हर कंपनी के पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अपनी कीमत घटाती है तो वह अधिक सामान बेच सकती है, लेकिन हर कीमत पर ज्यादा सामान नहीं बेच सकती। मार्जिनल रिवैल्यू MR एंड मार्जिनल कॉस्ट MC। ये देखिए, ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, MR और MC में डिफरेंस, या फिर MR की आपको डेफिनेशन पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चन में और MC की डेफिनेशन पूछ लेगा शॉर्ट
क्वेश्चंस में। द फर्म्स प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कंपनी तब तक उत्पादन बढ़ाती है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट समान न हो जाए। MR is the additional revenue from selling one more unit of output। MR का मतलब है अगर हम एक यूनिट देके जो उसमें इनकम होगी तो उसे बोलते हैं MR। और MC इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। और जो एक यूनिट को बेचने की कॉस्ट होती है उसका मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रिवेन्यू एक यूनिट बेचने के लिए जो रिवेन्यू हमें इनकम होगी एक यूनिट बेचने की उसे बोलते हैं MR। और MC बोलते हैं एक यूनिट बेचने में जितना पैसा लगेगा उसको बोलते हैं MC, यानी कॉस्ट और रिवेन्यू। When MR is equal to MC, the firm maximize its profit because any additional output would come more to produce than it would earn in revenue। जब MC बराबर MR होता है तब कंपनी अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। इसका मतलब है कि अब कंपनी अतिरिक्त उत्पादन से लाभ नहीं कमा सकती क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन बनाने की लागत अधिक होगी। प्राइस डिटर्मिनेशन। आफ्टर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट द फर्म्स then uses its demand curve to find the price at which this quantity can be sold। Since the demand curve is downward sloping, the firms will charge a price higher than its marginal cost। अगर उत्पादन निर्धारित कर लिया जाता है जहां MC बराबर MR तो कंपनी अपने डिमांड कर्व का उपयोग करके यह तय करती है कि उत्पादन को किस कीमत पर बेचा जाए। क्योंकि मांग कर्व नीचे की ओर ढलान होने वाला होता है, कंपनी की कीमत MC से अधिक रखेगी। जो उसकी कॉस्ट आएगी उसको अधिक रखेगी, उसका प्राइस उससे कॉस्ट से अधिक रखेगी। क्योंकि अगर हमारा जितना खर्चा आ रहा है उतने में हम बेच देंगे तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो जितना हमारी कॉस्ट होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा रखेगी कंपनी अपना प्राइस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। In short run, a firm in monopolistic competition can make supernormal profit if the price its change is greater than its average cost AC at the level of output when MR is equals to MC। अगर कंपनी MR बराबर MC का उत्पादन करती है और कीमत उसके औसत लागत AC से अधिक है तो वह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने उत्पादन से जनरली लाभ प्रॉफिट से ज्यादा कमाई कर रही है। आउटपुट डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग रन। पहला पॉइंट बिल्कुल इसका सेम है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। दूसरे पॉइंट पे आता है नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इन द लॉन्ग रन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स विल रिड्यूस द प्राइस एंड इट्स प्रॉफिट ऑफ एग्जिटिंग फर्म। इवेंचुअली फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, वेयर P equals to average cost। The firm produce at the point where MR is equals to MC and the price is determined from the demand curve just covering the average cost। At this point firms do not make any extra profit but they are still producing the quantity where MR is equals to MC as that where they maximize their profit or minimum losses। Example, consider a firm selling a type of shoes that is slightly different from other brands in market। The firms can set higher price because consumers prefer its unique features। However, if other shoe companies enter the market and offer similar shoes, the firm demand curve become more elastic, flatter, and it will have to reduce its price to stay competitive। नॉर्मल प्रॉफिट। लंबी अवधि में जब नई कंपनियां बाजार में आती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है तो कंपनी केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, यानी कि उनकी प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है। इस स्थिति में कंपनी अब केवल उतना ही कमा पाती है जितना उत्पादन करने के लिए उनकी लागत आई थी, उसके अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। तो प्राइस एवरेज कॉस्ट के जितना हो जाता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल बेच रही है। शुरू में ग्राहकों को उसकी कीमत ज्यादा होने के बावजूद पसंद आ रहा है तो वह कंपनी ज्यादा लाभ कमा रही है। लेकिन
जैसे ही दूसरी कंपनियां ऐसे ही फोन बाजार में लाती हैं तो कंपनी को अपनी कीमत घटानी पड़ती है और उसका लाभ कम हो जाता है। अंत में सभी कंपनियां नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में आ जाती हैं जहां कीमत और औसत लगभग बराबर हो जाती है। Suddenly, in monopolistic competition, firms determine their output by producing quantity where marginal revenue, marginal cost. In short run, firms may earn supernormal profit, but in long run, due to the entry of new firms and increased competition, profit will be driven to normal level. इस प्रकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपनियां अपने उत्पादन का निर्धारण एम आर इक्वल टू एम सी के आधार पर करती हैं और शॉर्ट रन में अतिरिक्त लाभ कमाती है, जबकि लॉन्ग रन में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर उन्हें केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस PYQ का। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। Firstly, causes of unemployment in India and measures to remove unemployment. Unemployment in India is a critical issue that affects millions of people. It's occur when the people who are capable and willing to work cannot find suitable jobs. There are several causes for unemployment in India, and there are various measures that can be taken to reduce or eliminate it. तो बेरोजगारी जो है इंडिया में बहुत बड़ा इशू है जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लाखों क्या करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। ये जब होता है लोग करने की क्षमता रखते हुए भी उन्हें काम नहीं मिल पाता। बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके हैं जो बेरोजगारी को हम कम या दूर कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, कारण देख लेते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। India has very high population which result in large number of people entering the job market every year. The economy cannot generate enough job to accommodate everyone, leading to high unemployment. भारत में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण हर साल बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में बाजार में आते हैं, लेकिन रोजगार के मौके उतने नहीं होते जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। लैक ऑफ स्किल, many people in India, especially in rural areas, do not have necessary skill or education to get jobs in industries that require specialized knowledge of technical skill. This leads to a mismatch between the available job and the skill of labor force. भारत में बहुत सारे लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उनके पास वो कौशल या शिक्षा नहीं होती जो आजकल के फैक्ट्री, उद्योग, बिजनेसेस में काम करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि लोगों और रोजगार के बीच एक अंतर होता है। स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ इन इंडिया हैज नॉट बीन फास्ट एनफ टू क्रिएट एनफ जॉब। स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ मीन्स fewer industries are established and existing ones does not expand as rapidly, resulting in fewer jobs opportunities. आर्थिक विकास की कमी, भारत का आर्थिक विकास उतना तेज नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जब विकास धीमा होगा तो नए उद्योग नहीं खुलेंगे और पुराने भी उतने नहीं बढ़ते, जिससे रोजगार के मौके कम हो जाते हैं। कृषि पर निर्भरता, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, a large portion of population in India depend on agriculture for their livelihood. Agriculture, however, is seasonal and does not provide stable employment throughout the year, causing disguised unemployment. People are unemployed but not fully utilized. भारत में बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। हालांकि कृषि मौसमी होती है और साल भर स्थिर रोजगार नहीं देती, जिससे लोग कृषि में काम करते हुए भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाते। ये एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का। तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, automation and technological advancement had lead to fewer jobs in traditional industries. Machine can now do many tasks that human used to do, which reduce the need of human labor. आजकल तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन जैसे रोबोट्स, मशीनें ने कई कामों को खुद कर लिया है। इससे जो पहले लोग हम काम करते थे वो आजकल टेक्नोलॉजी कर रही है, तो इससे भी बेरोजगारी आई है।
6 है इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। India industrialized sector not as developed as should be. Industrialization is essential for creating jobs, but it has not reached its full potential, limiting jobs opportunity in the manufacturing sector. अपर्याप्त औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। उद्योगों के विकास में कमी के कारण लोगों के लिए रोजगार के मौके सीमित हो रहे हैं। Social and economical factors. Social factors like caste discrimination, gender inequality, lack of proper infrastructure in rural area also contribute to unemployment. Women, for instance, face additional barrier to entering the workforce in many parts of India. सामाजिक कारण जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव और ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी बेरोजगारी का कारण बनती है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाएं कई बार काम की दुनिया में कदम नहीं रख पाती। फिर आते हैं मेजरिंग टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाने के तरीके या उपाय। इंप्रूविंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, vocational training and skill development program should be expanded to equip people with necessary skill for modern industries. Education should be made more accessible, especially in rural area, to ensure that people are prepared for job market. शिक्षा और कौशल विकास में सुधार। कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हों। साथ ही ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को सुलभ बनाना चाहिए। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप बाय ऑफरिंग लोन एंड सब्सिडीज फॉर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। दिस विल नॉट ओनली क्रिएट जॉब्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्फ बट also for others they can hire. सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोन और सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए ताकि लोग अपना काम शुरू कर सके। इससे वे न केवल रोजगार बनेगा बल्कि खुद तो वो अपना रोजगार बनाएंगे ही बनाएंगे बल्कि औरों के लिए भी लोग नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सेट्रा in rural and urban area will help create more job opportunities. Building more roads, airports and factories can help create construction jobs and permanent jobs in industries. जैसे सड़कें, बिजली, इंटरनेट को बेहतर किया जाए तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अधिक कारखाने, हवाई अड्डे और निर्माण कार्य भी कई लोगों को रोजगार देते हैं। Encouraging foreign direct investment (FDI). FDI can bring more capital and technology into country which will help in growth new industries and turn creates more jobs. Encouraging multinational companies to set up operation in India can reduce unemployment. विदेशी निवेश से अधिक पूंजी और तकनीकी ज्ञान मिलेगा और जिससे नए उद्योग विकसित हो सकते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर through better irrigation technique, improved seeds and training for farmers can help reduce disguise unemployment in rural area. Encouraging agri-business and rural entrepreneurship can also create more jobs opportunity. कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बेहतर सिंचाई प्रणाली, सुधरे हुए बीज, किसान परीक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि व्यवसाय और ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है। Promoting small and medium enterprises (SMEs). Encouraging the SMEs is another way to create employment. Small businesses are the backbone of any economy and government can help by providing with them easier access to credit, technology and market. SMEs को बढ़ावा देना बेरोजगारी को कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। सरकार ने क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए सरकार को इन्हें। नौकरी गारंटी योजनाएं, जॉब गारंटी प्रोग्राम। द गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस जॉब गारंटी स्कीम लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा विच गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। दिस कैन हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। सरकार को नौकरी गारंटी योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए जैसे मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साल भर कुछ निश्चित दिन के लिए रोजगार देती है।
Supporting in IT and service sector. India has a strong IT and service sector. The government can focus on expanding and developing this sector, further creating more jobs opportunity for young people in urban and rural area. भारत में आईटी और सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है। सरकार को इस क्षेत्र में विस्तार पर ध्यान देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। Promoting regional development. Regional disparities in employment opportunities should be addressed. Government should focus on development areas that are lagging behind the industrial growth and providing incentive for business to set up in these areas. बेरोजगारी की समस्या सिर्फ कुछ जगहों पर ज्यादा है। सरकार को उन्हीं जगहों में बेरोजगारी दूर करने के लिए निवेश करना चाहिए और वहां उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। For example, imagine young graduate from rural area in India who studies business administration but does not know how to run a business. If government provide skill development program and entrepreneurship training, this person could learn how to start their own small business, thus creating job for other in their area as well as. For example, मान लीजिए एक युवक जो ग्रामीण इलाके से है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि बिजनेस को कैसे चलाया जाए। यदि सरकार उसे कौशल विकास या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देती है तो वह खुद का काम भी शुरू कर सकता है। न ही उसकी नौकरी पक्की रहेगी, उसका काम चल जाएगा, बल्कि वह दूसरों के लिए भी रोजगार उत्पन्न करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कॉज्ड बाय फैक्टर लाइक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, lack of skill, slow economic growth, and dependence on agriculture. To remove unemployment, measures like improving education, promoting entrepreneurship, investing in infrastructure, encouraging foreign investment, and modernizing agriculture are essential. By focusing on these steps, India can create more jobs opportunity and reduce unemployment over time. भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण है जैसे जनसंख्या वृद्धि, कौशल की कमी, धीमा आर्थिक विकास, कृषि पर निर्भरता, तकनीकी प्रगति और अपर्याप्त औद्योगिकरण। इसे दूर करने के लिए सरकार को शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में निवेश, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र का विकास और छोटे व मंझले उद्योगों का समर्थन और नौकरी की गारंटी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। आप इसे पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप एक बार में वीडियो देख लीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, क्योंकि आपका पेपर ये 3 घंटे का होता है तो थोड़ा टाइम तो लगना ही था इसमें। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे और पिछले पेपर कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।